हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम एएलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 1 के पेपर को हमें कैसे क्वालिफाई करना है इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीबीटी 1 उनके लिए मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी 2 के पेपर के अनुसार ही होता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हो सकता है रेलवे का एग्ज़ाम वो लोग पहले इससे नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो उनके लिए ये पेपर नया होगा। तो उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता उनकी ये होगी कि सीबीटी 1 को ही हमको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सीबीटी 2 से ही उनका सिलेक्शन होगा, तो उसके भी चैप्टर और उसके भी सिलेबस को उनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीबीटी 1 को कैसे क्वालिफाई करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम इस पेपर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेपर का जो पैटर्न होता है सीबीटी 1 का, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो एक दिन में ये पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है, एक एक दिन में 3 शिफ्ट करके पेपर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे। इसमें सभी लोग जो टेक्निकल फील्ड में रहते हैं, 10+ ITI किया हुआ उन्होंने, या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है, तो वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए। और एक पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसके लिए 12 PCM चाहिए होता है। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा और टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 2018 में जो पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, तो उसमें यही क्राइटेरिया दिया हुआ था। अब देखिए, 75 क्वेश्चन रहता है और आपको सिर्फ ये पेपर क्वालिफाई करना है। तो बहुत से जोन में कट ऑफ बहुत कम गया था सीबीटी 2 के लिए, बहुत से जोन में ज़्यादा नंबर भी कट ऑफ गया था। तो जब शुरुआत में आप फॉर्म भरते हैं तो जाहिर सी बात है, जब फॉर्म निकलेगा बहुत से लोग कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपना अपना फॉर्म अलग अलग जोन में डालेंगे। लेकिन देखिए, किसी भी जोन में अगर मान लीजिए कट ऑफ कम जाता है या फिर किसी जोन में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और नंबर ऑफ़ सीट और वहाँ के आसपास जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो वहाँ के आसपास के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो पढ़ने में अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोचिंग की अवेलेबिलिटी मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो आसानी से कोचिंग करेंगे। हालांकि जहाँ पे कोचिंग अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ के आसपास के स्टूडेंट जो है, उस जोन के आसपास के स्टूडेंट उतना अच्छे से कोचिंग नहीं कर पाते हैं। इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसके आसपास में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। पिछली बार में क्या हुआ था कि यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें ईजिली अवेलेबल थी और बहुत से लोग यूट्यूब को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब से देख करके अपना जोन वो लोग अपने होम टाउन से बहुत दूर दूर उन लोगों ने भरा था। तो जैसा यूट्यूबरों ने बताया, उसी जोन में पिछले आंकड़ों के अनुसार कि उस जोन का कट ऑफ बहुत कम गया था पिछली बार, और ये देख करके बहुत से स्टूडेंट उस जोन में चले गए और उस जोन का कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो यूट्यूबर इस तरह से, जाहिर सी बात है, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो कट ऑफ को लेकर के अगर प्रीवियस कट ऑफ का कंपैरिजन करके अगर कह दें कि इस जोन का कट ऑफ कम जाता है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कट ऑफ कम जाता है? आप खुद ही सोचिए। अगर जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और कह देते हैं कि इसका कट ऑफ कम जाता है, तो लड़के जो हैं वो सोचते हैं हो सकता है कम जाता है, तो उसी जोन में वो लोग फॉर्म डाल देते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है। जोन सिलेक्शन को लेकर के थोड़ा सा बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में कवर करूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल मैंने इस पे देखा था कि बहुत से स्टूडेंट इससे गुमराह भी हुए थे, तो इस टॉपिक को मैं किसी अन्य वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। देखिए, 75 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया रहता है, तो टाइम एकदम सफिशियंट टाइम है। ये मत समझिएगा कि टाइम कम पड़ता है। जिनका भी अगर टाइम इतने में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो सोच लीजिएगा कि मतलब आप प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं कर रहे हैं। 75 क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि पिछले साल के जो आंकड़े थे, जिन लोगों ने कम से कम 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के आसपास में सही किया था, उनका मतलब मान के चलिए हर जोन में सिलेक्शन हो गया था। किसी भी जोन में ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा रॉ मार्क्स के अनुसार अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब नॉर्मलाइज हुआ था मार्क्स तो ठीक ठाक नंबर बढ़ते हैं। लेकिन रॉ मार्क्स जो था वो 45 क्वेश्चन जिनके नंबर सही थे, 50 क्वेश्चन, वो मैक्सिमम जोन में वो लोग क्वालिफाई हो गए थे। क्योंकि 50 नंबर लाना कम टास्क नहीं है। ये मैंने एक वीडियो में अपने भी नॉर्मलाइज मार्क्स और सीबीटी 1 के सीबीटी 2 के कट ऑफ के मार्क्स दिखाए हुए हैं, तो लोग आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो इतना नंबर अगर आप लाएंगे तो आपका मतलब मान के लिए हर एक जोन में एकदम CVT 1 क्लियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन पिछली बार बहुत से ऐसे जोन थे जिसमें लड़के 25 से लेकर के 30 नंबर के आसपास में भी अगर रॉ मार्क्स लाए हुए थे तो उसमें वो लोग क्वालिफाई हो गए थे। मेरे खुद के गोरखपुर जोन में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कट ऑफ जो है CVT 1 में कट ऑफ बहुत कम गया था, करीब 30 से भी कम गया था, और एग्जैक्ट मुझे नंबर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन रॉ मार्क्स उनके बहुत से कम थे, तब भी उनका CVT 1 क्वालिफाई हो गया था। अब एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आपका CVT 1 जो क्वालिफाई हुआ है एकदम कट ऑफ के आसपास में रह के क्वालिफाई हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए CVT 1 के सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर में भी आप कट ऑफ पे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन होने के वाले जो पेपर होगा उसमें मेरिट के अंदर घुसने के लिए आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको ओवरऑल चाहे CVT 1 हो चाहे CVT 2 हो, कोशिश करिएगा कि मुझे 75% नंबर मिनिमम टारगेट लेकर के चलना है। कम से कम 75% नंबर मुझे लाना ही लाना है। अब ये आता कैसे है? जैसे मान लीजिए 75 क्वेश्चन का आपका पेपर है, ठीक है। अब मान के चलिए आपका अगर मैं कहूँ 75% इसमें नंबर आपको लाने हैं कम से कम, तो आप कोशिश करिए 45 से 50 नंबर के से प्लस 50 से प्लस ही आप जो है नंबर लाएं। अब 50 से प्लस नंबर लाने के लिए आप सोचिए कम से कम 10 क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि सोचते हैं ये क्वेश्चन आसान है और नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो वो उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप मान के चलिए जितने भी पेपर आप देने जाते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है अगर CVT 1, तो आप मान के चलिए आपको 10 क्वेश्चन मुझे छोड़ के आना है, और हर पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन में से कम 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो ऐसे बने रहते हैं कि आपको उसको छोड़ना ही छोड़ना है, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। और कोई उसमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि अगर उसमें किसी एक क्वेश्चन में वो फंस गया तो उसके 2-4 आसान क्वेश्चन भी उसके चक्कर में चले जाते हैं। तो आप ये टारगेट बना लीजिए कि मुझे 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, बाकी 60 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके नंबर 50 के आसपास में आपका आ जाएगा। हालांकि ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्वालिफाई करने के लिए तो बिल्कुल अच्छा स्कोर है ये। अब 10 क्वेश्चन स्किप करना है। जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे, तो हो सकता है पहला ही क्वेश्चन या फिर 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन में ही उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएं जो टफ बनाए गए हों, या फिर उसके डाटा के साथ कुछ ऐसा किया गया हो, या पढ़ने में रीडिंग में बहुत बड़ी लेंदी क्वेश्चन हो। तो वो शुरुआत के 10 क्वेश्चन में ही अगर वो 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आप थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं कि अरे इसमें से ही अभी 10 ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी तो पूरा 60 क्वेश्चन बाकी है। तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कभी बीच में ऐसा 20 क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो आप कंटिन्यूअस आप कर ले जाएं, उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़े। तो आप कम से कम मिनिमम टारगेट बना के चलिए, मुझे 10 क्वेश्चन छोड़ना है। हो सकता है कि शुरुआत में ही वो इसमें 4-5 क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए। तो ये आपके जब माइंडसेट में बना रहेगा तो आप थोड़ा पैनिक नहीं होंगे और स्किप करिए, आगे बढ़िए। पेपर से ओवरथ्रू होना है, 60 मिनट में आपको पेपर करना है। तो आप एक बार पेपर के ओवरथ्रू होने के बाद आपके पास कम से कम 5 मिनट से प्लस आपके पास समय बचना चाहिए। 5 से 10 मिनट के बीच में 6-7 मिनट तो कम से कम बचना ही चाहिए, जिससे दोबारा कम से कम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप फिर से कर सकें, जो आप रिव्यू के लिए रखे होंगे कि मतलब फिर से दोबारा उसे मुझे करना चाहिए। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि कुछ क्वेश्चन को आपको जल्दी कैसे करना है। जैसे मान लीजिए जीके के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत स्लो पढ़ते हैं, रीडिंग उनकी बहुत स्लो है। तो अगर आप बहुत धीमे पढ़ेंगे तो पर क्वेश्चन में आप 2 से 3 सेकंड का नुकसान कर रहे हैं। आप जल्दी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर जीके का क्वेश्चन या फिर साइंस का क्वेश्चन एक बार पढ़े, अब तुरंत अब हो सकता है मान लीजिए और ध्यान से पढ़ें ऑप्शन को लेकर के, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं क्लिक करता है तो एक बार उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ज़रूर देखिए। होता क्या है कि कभी कभी टर्मिनोलॉजी जो कुछ ऐसी होती हैं, जैसे क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ दिया रहता है, तो अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो उस वर्ड को अगर आप 2 वर्ड में ब्रेक करते हैं तो हो सकता है कभी कभी उस क्वेश्चन का आंसर उस वर्ड में ही छिपा रहता है, जो लैंग्वेज चेंज करने से आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कई बार आप ऐसा क्वेश्चन फेस करेंगे कि लैंग्वेज चेंज करने से आपका आंसर बहुत आसानी से दिख जाता है, क्वेश्चन ही बता देता है कि ये आंसर उसका होगा।
तो एक बार अगर जीके रीजनिंग के इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप एक बार लैंग्वेज ज़रूर चेंज करके पढ़िएगा। जो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल भी नहीं सुना है तो चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हिंट लग रहा है कि इसमें से कुछ मैं गेस लगा सकता हूँ, तो आप दोनों लैंग्वेज में ज़रूर आप उसको पढ़िएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ने की आवश्यकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब CBT 1 को और क्वालिफाई करने के लिए क्या और आपको ध्यान देना है, आपको टेस्ट पेपर ज़रूर लगाना है। टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट पेपर जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और टेस्ट पेपर में आप अपने नंबर को थोड़ा सा इवेल्युएट करिए। जो क्वेश्चन उसमें से नहीं हो पाता है आपसे, उसका नोट्स ज़रूर बनाया करिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि टेस्ट पेपर देते समय कभी भी आपको गेस नहीं लगाना है। जब भी आप घर पे टेस्ट पेपर दीजिए कभी भी गेस मत लगाइए। इससे रिलेटेड मैं कई वीडियो में बता चुका हूं और इससे मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया भी हूं कि आपको कभी भी अगर घर पे मॉक टेस्ट देना है तो उसमें गेस नहीं लगाना है। उसके कितने नुकसान हैं उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। एक मेन नुकसान तो मैं बता देता हूं आपको क्या है, कि जब भी आप गेस लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, जब घर पे आप पेपर देते हैं तो 10 क्वेश्चन पे आपने गेस किया तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन में आपका गेस सही हो जाए। जब वो क्वेश्चन सही हो जाता है 4-5, तो आप उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप अपने मन से ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है, हालांकि उस क्वेश्चन को आपने डाउट में किया हुआ है, गेस लगाया हुआ है। और वही क्वेश्चन में से अगर डेली 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गेस कर के आप सही करेंगे, तो अगर 10 पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास एक 100 क्वेश्चन का एक न जाना हुआ क्वेश्चन, आपने 100 क्वेश्चन सही किया हुआ और उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आपके पेपर में अगर आ गया, उससे रिलेटेड आ गया, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आ गया, तो आपको बहुत पछतावा होगा। और एग्ज़ाम में इतना रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है जो आप घर पे मॉक टेस्ट देते हैं। तो गलत हो जाए, गलत ना हो या फिर स्किप करने में या फिर कम नंबर आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना आपका आता है बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर आता है। गलतियों को आप मिनिमाइज करिएगा, कम से कम 10 से कम गलतियां हों आपके। 6-7 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाती है। इन सब कुछ पॉइंटों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका CBT 1 बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट देना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। अब देखिए, मैंने कहा कि ALP का जब पेपर आने वाला है तो आप ALP का प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि NTPC का और ग्रुप D का पेपर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पिछला ALP का पेपर हुआ है वो 4 या 5 साल पहले पेपर हुआ है। अब 5 साल बाद, और हो सकता है जब पहला एग्ज़ाम हो तो अभी भी 6-7 महीने टाइम कम से कम वैकेंसी निकलने के 2-3 महीने बाद ही होगा। तो अभी भी आपके पास 6-7-8 महीने बाद पेपर होगा। तो पूरा मान के चलिए कि 18/5/23 में पेपर होगा, तो 5 साल पूरे हो गए हैं। तो 5 साल बाद तो पेपर का पैटर्न, तरीका सब कुछ बदल जाता है और जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो भी ज़रूर रेलवे चेंज करेगी, क्योंकि ग्रुप D का जो पहले पेपर हुआ था इससे पहले उतना टफ नहीं आता था। और तुरंत देखिए जो अभी का ग्रुप D का पेपर हो रहा है उसमें साइंस के क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के भी बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है LP के पेपर में भी इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर में LP का पेपर करने के साथ साथ आप ग्रुप D और NTPC के भी कुछ पेपरों को ज़रूर आप उसमें सॉल्व करिएगा। तो ये सब पॉइंट हैं जो CBT 1 को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी के पास सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक ही वीडियो में सारी बातों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं एक पॉइंट को लिख करके रखता हूँ। मुझसे भी कई पॉइंट छूट सकते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बता के और लोगों की ज़रूर मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेड का पेपर, आपको टेक्निकल का पेपर कैसे क्वालिफाई करना है। वो भी बहुत सारे डाउट्स हर कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो में मुझे देखने को मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो अब 4th वीक का स्टडी प्लान को लेकर के होगा। LP का जो वीकली स्टडी प्लान चल रहा है, क्योंकि 3 वीक का प्लान तो अपलोड किया जा चुका है, अब 4th वीक का टाइम आ चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।